ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलुओं के बारे में। मेष से लेकर मीन तक ये जो 12 साइंस हैं, इनमें सबकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। तभी आप देखेंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से कितना अलग होता है। एक घर में अगर 2 बच्चे जन्मे हैं तो उनका व्यक्तित्व एक दूसरे से कैसे अलग होगा, बल्कि वो तो एक ही माता और एक ही पिता से जन्मे हैं, तब भी उनका व्यक्तित्व बहुत अलग होता है। यहीं पर ज्योतिष की विशेषता आती है कि ज्योतिष के माध्यम से हमें लोगों के नेचर को समझने का, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को समझने की बात होती है। खैर, कुंडली के अनुसार बहुत चीज़ें मोल्ड हो जाती हैं, खुद कुंडली के अनुसार बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन बेसिक नेचर मेष से लेकर मीन तक के होते हैं। तो उसमें हम आज तुला की बात करेंगे। वैसे अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में, कारकत्व के बारे में बात करना शुरू करें तो बहुत चीज़ें होती हैं एक साइन में। जैसे तुला की ही बात करें, बहुत सारी चीज़ें डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 15 सकारात्मक केंद्र बिंदु लूँगा, 10 नकारात्मक केंद्र बिंदु लूँगा जो तुला के होंगे। सकारात्मक चीज़ों को और पहचान के आप उनका लाभ उठा सकते हैं। नकारात्मक चीज़ों पर काम करके उनसे बच के आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही वीडियो के अंत में सदैव की तरह, या इस बार तो विशेष, मैं 3 उपाय बताऊंगा जो लिब्रा वालों को यानी कि तुला वालों को हमेशा करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता सदैव बनी रहेगी। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे अपने जीवन में कुछ गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम 15 सकारात्मक केंद्र बिंदुओं के साथ। सबसे पहला होगा कि इनका नेचर, तुला वालों का जो नेचर होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है, संतुलित स्वभाव, बैलेंस्ड नेचर। कारण क्या है? कोई भी आपकी राशि है, कोई भी जो उसका सिंबल है, उसको अवश्य देखना चाहिए। जब मैं पहले ज्योतिष सिखाता था, आजकल नहीं सिखा पा रहा क्योंकि समय की व्यवस्था नहीं हो पा रही। प्रयास है मेरा कि शायद आने वाले टाइम में मैं ज्योतिष सिखाना फिर से स्टार्ट करूं। उसमें हमेशा मैं, जब ज्योतिष का आरंभिक क्लासेस होती थी, मैं हमेशा बोलता था कि राशि के सिंबल को समझिए, क्यों वो सिंबल रखा हुआ है। तुला क्या होता है? वो तराजू। तो जब तराजू है यानी कि एक बैलेंस आता है। तो ये जो लोग होते हैं तुला वाले, इनका पूरा जो व्यक्तित्व होता है बहुत बैलेंस्ड होता है। कहाँ कब बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा लगानी है, कहाँ पे कम लगानी है, किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को संतुलित करना है, वो इनको आता है। पुनः कहूँगा, कभी कभी कुंडली के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। अब शुक्र बहुत पीड़ित हैं, लग्न में कोई अस्त ग्रह है, वक्री ग्रह है, तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन अधिकतम जो तुला वाले जातक होते हैं एट ए मैक्रो लेवल, ये बहुत संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और जो लोग बैलेंस्ड होते हैं, उनका भले ही भाग्य साथ दे ना दे, वो अपने जीवन में इस बैलेंस नेचर के द्वारा ही बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो पहला नेचर या पहला पॉइंट क्या है? दे हैव अ बैलेंस्ड नेचर। अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे। वो है कि इनकी एक बहुत फर्टाइल इमेजिनेशन होती है, एक इनकी जो कल्पनात्मक शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे भी कारण क्या है? जो इनके लग्न के स्वामी होते हैं वो है शुक्र, और शुक्र एक रोमांटिक ग्रह है। अब जब हम रोमांटिक की बात करते हैं ना, एक तो वही हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, पति पत्नी वाला रोमांटिक हो गया। रोमांटिक या रोमांटिसिज्म का मतलब और भी होता है। वो जो चीज़ें सोचते हैं, कल्पनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा, जिनका जो एक दिमाग है वो अलग प्रकार की सोच रखता है, अलग प्रकार की फर्टाइल सोच रखता है, उसको भी रोमांटिसिज्म कहते हैं। हम कवियों के बारे में कहते हैं दे हैव अ वेरी रोमांटिक माइंड, या दे रोमांटिसाइज। तो वैसा ही शुक्र के साथ भी होता है, यानी कि तुला के साथ भी होता है, क्योंकि उनके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। तो वो एक फर्टाइल इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन केवल मैंने वर्ड यूज नहीं किया, फर्टाइल यानी कि बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत प्रोडक्टिव सोच रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को ये इमेजिन करते हैं। इसका एक और कारण है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुला जो है वो आकाश तत्व की राशि है। राशियों के कई विभाजन है, फायरी, अर्दी, एरी, वाटरी। तो तुला किस में आता है? तुला आकाश तत्व में होता है, और आकाश का तो कोई अंत नहीं होता, इसीलिए उस प्रकार से इनकी इमेजिनेशन का भी कोई अंत नहीं होता, और इमेजिनेटिव लोग होते हैं और उसका उपयोग करते हैं जीवन में। हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, यानी कि तीसरा पॉइंट वो है डिप्लोमेटिक,
कूटनीतिक क्षमता, डिप्लोमेसी, वो इनको बहुत अच्छी आती है। कई तुला लगने वाले जातक पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं या उनका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्वमेंट होता है, लार्ज पब्लिक स्केल पे ये लोगों से जुड़ पाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी आती है। अब कोई व्यक्ति बहुत रिजिड है, मैं अपने हिसाब से करूँगा, वो एट लार्जर स्केल नहीं, हाँ अनटिल यू आर अ स्टार, कोई आप मूवी स्टार है, लेकिन अगर आपको बहुत लोगों से जुड़ना है, रोज़ मिलना है, बातचीत करनी है, तो आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए। अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, आप बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब उसका नेचर, उसका रीज़न क्या है? पहला पुनः कहूँगा, तुला यानी कि बहुत बैलेंस्ड व्यक्तित्व होता है, इनको पता है कब क्या कहना है क्या नहीं कहना, कहाँ पे क्या कहना है क्या नहीं कहना। दूसरा, शुक्र इनके लगने के स्वामी है, और शुक्र अपने आप में एक डिप्लोमेटिक, एक जो नेचर है उनका डिप्लोमेटिक वाला होता है। कभी शुक्र की कहानी पढ़िएगा, वो अपने आप में गुरु तुल्य थे। गुरु से भी देवगुरु बृहस्पति की बात करूँ, जहाँ देवगुरु बृहस्पति के पास ज्ञान का भंडार है, वहीं शुक्र के पास बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत रिचुअल्स हैं, तंत्र है, वो सब शुक्र के अधीन आता है। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा हटके कार्य करता है, सफलता प्राप्त करता है, उसको डिप्लोमेसी आनी ही चाहिए, और शुक्र महाराज के कारण ही तुला के अंदर डिप्लोमेसी भी होती है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, यानी कि चौथा पॉइंट, जो कि है दे आर ग्रेट लिसनर्स। ये मेरा थोड़ा सा एक अपना नज़रिया रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि मैंने देखा है तुला वाले ना बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, महान श्रोता। कारण क्या है? एक मूल स्वभाव होता है तुला वालों का। दूसरा, शुक्र इनके लगने के स्वामी। अब शुक्र लगने के स्वामी यानी कि शुक्र क्या है? अपने आप में गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं भले ही। दूसरा, वो सौम्यता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वृश्चिक लग्न वाले जातक को, जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, लोग उससे थोड़ा सा ना बचेंगे बात करने से। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा बहुत रिएक्ट कर देगा गुस्से में। अब जिनका सौम्य लग्न होता है, मीन हो गया, तुला हो गया, कर्क हो गया, नेचुरल लोग इनके पास आते हैं बात करने के लिए, उनको लगता है कि सुनेंगे, सौम्य व्यक्तित्व। दूसरा, शुक्र का अट्रैक्शन। शुक्र इनके लगने के स्वामी, तो उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। और शुक्र, जैसे मैंने अभी कहा, वो खुद एक गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं। तो लोग इनके पास आते हैं अपनी बात को करने, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने, इवन सॉल्व करवाने, और इनकी एक नेचर होता है कि लोगों की बातों को सुनते हैं। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनका रहता है, और लोग भी इनको एक पॉजिटिव व्यक्ति की तरह परसीव करते हैं। तो इनका चौथा पॉइंट ये है कि दे आर वेरी ग्रेट लिसनर्स। आप इनसे अपनी मन की बातें कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस स्वभाव है, जैसा मैं कहते आ रहा हूँ। तो लोगों को इनसे बात करना, बातें शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे बातें करेंगे तो कुछ प्रोडक्टिव ही उससे इनको प्राप्त होगा। चलते हैं पांचवें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है बुद्धिमता, बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ये, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है इनके पास। मैंने अभी कहा शुक्र लगने के स्वामी क्या है? शुक्र। और शुक्र दैत्य गुरु हैं। शुक्र के पास वो विद्याएं हैं जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मृत संजीवनी विद्या शुक्र के पास थी, तंत्र की विद्या शुक्र के पास थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शुक्र के कारण आती हैं। शुक्र को हम हमेशा सेक्स, पैशन, एडिक्शन, लग्जरीज, इससे हम डिनोट कर देते हैं, जो बहुत ही एक नैरो माइंड है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सब कुछ लेकर चलता है। वो पैसा भी देगा, विद्या भी देगा, तंत्र विद्या भी देगा, अलग प्रकार के ऑकल्ट साइंसेस भी दे सकते हैं। तो वो अपने आप में बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। जब हम बुकिश नॉलेज की बात करेंगे तो बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे ना, वो बृहस्पति और शुक्र ही दे सकते हैं। आप कितने भी अच्छे ज्योतिषी के विद्वान हो, कितना भी आप ज्योतिष पढ़ लें, लेकिन उसी व्यक्ति का ज्योतिषी सलाह आपको काम आएगी जिसके शुक्र और बृहस्पति अच्छे होंगे। क्योंकि जो खुद अपनी कुंडली में अच्छा गुरु और बृहस्पति लेके बैठेगा ना, वही गुरु तुल्य व्यक्ति बन पाएगा, और वही उन्हीं की सलाह लोगों को काम आएगी। तो इसीलिए शुक्र भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के कारक है। और इसका एक और कारण ये है कि पंचम भाव जो होता है कुंडली का, वो आपका सोचने की क्षमता, सोचने का तरीका बताता है। तो उनके लिए, यानी कि तुला के लिए कौन बनते हैं? वो कुंभ है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और इसके साथ ही ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो इसी कारण से ना एक इंटेलिजेंस का लेवल जो तुला का होता है वो अतुलनीय होता है। चलते हैं छठे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है कि इनका एक सोशल नेचर होता है, सामाजिक प्रकृति इनकी होती है। कारण क्या है? इसका बहुत सरल कारण है कि शुक्र क्या है ना कि वो, उनको वैसे भी अटेंशन अच्छी लगती है। नेचर जो मेन होता है शुक्र का, वो अटेंशन उनको अच्छी लगती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वहीं शुक्र, क्योंकि वो अट्रैक्शन के खुद कारक हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों के बीच में जाए ना, तो लोग उनकी तारीफ करें, उनकी ड्रेसिंग सेंस की, उनके
कपड़ों की, उनके परफ्यूम्स की, उनकी गाड़ियों की, उनके पैसे की, वो एक नेचर होता है शुक्र का। और काल पुरुष की कुंडली में जो तुला है वो बनता है सप्तम भाव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काल पुरुष की कुंडली भी। तो सप्तम भाव क्या होता है, वो सोशल लाइफ का होता है। इसीलिए तुला वाले जो जातक होते हैं वो नेचुरली एक सोशल नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, और वो भी अवश्य उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। अधिकतर मैंने देखा है कि तुला वाले जो लोग होते हैं और कुंडली बहुत बुरी नहीं है तो उनका बहुत बड़ा सोशल नेचर होता है और उपयोगी होता है। यानी कि कोई काम आ गया तो अपने एक दोस्त को बात कर दी, कोई काम आ गया तो अपने दोस्त को बोला, उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट निकल गया। तो वो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि इनका ये खुद एक सामाजिक लोग होते हैं, और उसके कारण कई इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका भी इनको निवारण मिल जाता है और आगे बढ़ने में भी मदद होती है। आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, जो कि है जो तुला वाले लोग होते हैं ये बहुत अच्छे पार्टनर्स बनते हैं। ये दोनों ही चीज़ में होता है, पर्सनल लाइफ में भी यानी कि आपके पति पत्नी के रूप में, इवन फ्रेंड्स के रूप में, और प्रोफेशनल लाइफ में आपके एक बिजनेस पार्टनर के रूप में, एसोसिएट के रूप में बहुत अच्छे पार्टनर्स बनते हैं। कारण पुनः वही है कि जो 7वां भाव काल पुरुष की कुंडली में होता है वो तुला को रिप्रेजेंट करता है, और जो 7वां भाव होता है वो पार्टनरशिप का होता है। इसलिए जब कभी कंसल्टेशन आती है कि क्या मुझे बिज़नेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी कोई बिज़नेस के बारे में बोलता है, तो सबसे पहले मैं सबसे पहले 7वें भाव को ही देखता हूँ, फिर बाकी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब कुंडली आती है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, दशांशा हो गया, आपका कई और चीज़ें हम देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अगर हम सामान्य रूप में बोले तो तुला वाले बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, डिवोटेड पार्टनर्स होते हैं, हार्मोनियस पार्टनर्स होते हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि अपने पार्टनर को एक कंफर्ट लेवल दें, घर में अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं। दोनों के लिए है, लड़के लड़की दोनों के लिए। तो बहुत अच्छा नेचर इनका एज अ पार्टनर निखर कर उभर कर आता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, 8वां पॉइंट, जो कि है इनका बहुत आर्टिस्टिक नेचर होता है, यानी कि एक कलात्मक प्रकृति होती है इनकी। कारण क्या है, बहुत स्पष्ट कारण, बहुत सरल कारण और बहुत सीधा कारण है कि लग्न के स्वामी शुक्र हैं। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि शुक्र कलात्मक चीज़ों के सबसे प्रमुख कारक होते हैं। जहाँ पे भी शुक्र है वहाँ पर कला है। अपनी कुंडली, अपने आसपास की कुंडली उठा के देख लीजिए, जिसके लग्न में पंचम में, चौथे में, 11वें में, 10वें में, इवन सप्तम में अगर शुक्र हो, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कलात्मक चीज़ों के प्रति हमेशा अट्रैक्टेड होते हैं, कुछ ना कुछ कलात्मक करते हैं। और वो कितना करते हैं, किस लेवल पर करते हैं, वो कुंडली पे डिपेंड करता है। कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है, कहीं शुक्र पर केतु का प्रभाव तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब ऑब्वियसली चीज़ों को मॉडिफाई कर सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी प्रकृति होती है शुक्र वालों की, यानी कि तुला वालों की, कि वो बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर इनकी कुंडली अच्छी है, इनको सही समय पर शुक्र की दशा मिल गई, बृहस्पति की दशा मिल गई, राहु की दशा मिल गई, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत इन सारे कलात्मक एरिया में ही बहुत नाम कमाते हैं। तो ये इनका 8वां पॉइंट है। चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ, जो कि है दे आर वेरी गुड प्लानर्स। ये बहुत अच्छे योजनाकार बनते हैं। कारण क्या है, मूल कारण वही है कि पहले जैसे मैंने शुक्र की बात करी, लग्न के स्वामी हैं और वो गुरु भी हैं, दैत्य गुरु हैं। अब कोई गुरु की उपाधि किसी को दी है तो ऑब्वियसली उनके अंदर ये बुद्धिमत्ता, मैनेजमेंट स्किल्स सब होते ही हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जो योग कारक ग्रह है वो है शनि, और वो चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव आपके इमोशंस दिखाता है। अब वहाँ पे मकर राशि है। मकर कोई साधारण राशि नहीं है, मकर एक सीरियस राशि है। तो जब इमोशनली एक अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होता है तो लोग अच्छे प्लानर बनते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, इनका जो पंचम भाव है, जो आपका थॉट प्रोसेस दिखाता है, आपके चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता दिखाता है, वो भी शनि का है। और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और शनि इनके योग कारक है। मैत्रिक संबंध है तुला और शुक्र और शनि के बीच में। तो ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं इनकी, और जो इनकी प्लानिंग होती है ना, बहुत फोर साइटेड होती है। ऐसा नहीं कि 3 महीने की, 4 महीने की। ये लोग वो लोग होते हैं जो बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, जो सामान्य व्यक्ति सोचे भी ना। ये कभी कभी तो आने वाले 10 साल 20 साल के बाद में क्या हो सकता है उसकी अभी से प्लानिंग करके रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। दे हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। अब इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है शुक्र, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आकर्षण के कारक हैं।
मैं कई बार बताता हूँ कि शुक्र की महादशा में लगे ना, आपको बहुत लकी समझिए, अधिकतम लोगों को। शुक्र शायद सबसे शुभ ग्रहों में से एक ग्रह है, या कहिए मैं कभी कभी तो मैं बृहस्पति से भी शुभ शुक्र को मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि शुक्र जब शुक्र के पास इतना कुछ देने को है ना कि वो बयान नहीं कर सकते। तो शुक्र, और जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं ना, मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जीवन का भोग लेने आया है ना, वो वही है कि जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, शुक्र की प्रधानता है। अदरवाइज 90% लोग पैसा कमाते रह जाते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना। शुक्र वाला व्यक्ति जीवन को एंजॉय भी करता है, इसलिए एक अट्रैक्टिव व्यक्तित्व इनका होता है शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र आकर्षण के कारक होते हैं। अब ये आकर्षण केवल लुक्स वाइज नहीं होता कि जो इनकी लुक्स वाइज ही ये बहुत आकर्षक हो, या तो इनके पास कोई खूबी होगी जो इनको नॉर्मल से अलग करती है। इनके बोलने का तरीका हो सकता है, इनके जेस्चर्स हो सकते हैं, इनके काम करने की शैली हो सकती है, इनका नेचर हो सकता है। कुछ ना कुछ इनके अंदर होता है जो बहुत आकर्षक होता है, और अवश्य वो इनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। वो है कि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और बहुत हारमोनियस नेचर इनका होता है। मैं पहले भी अभी समझा चुका हूँ। इसका मेन कारण भी वही है कि सिंबल जो है तुला का, आप देखिए यहाँ पर जो है ये एक तराजू है। तो ऐसे लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि बैलेंस नेचर होता है। अब कोई व्यक्ति अगर आपकी बातों को समझेगा, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो वो कोऑपरेटिव भी यूजुअली होता ही है। और दूसरा, जो भी सौम्य ग्रहों के राशियां होती हैं, सौम्य मतलब कि शुभ ग्रह, उनके अंदर ये थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर होता है। तो अवश्य ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे मैंने अभी पार्टनर्स की बात की, तो ना केवल एज अ पति पत्नी या एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वैसे भी बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं। लोगों की मदद करना इनको पसंद आता है, और ऑब्वियसली ये भी इनका एक सकारात्मक पहलू बनता है। 12वां पॉइंट है कि ये बहुत अडेप्टेबल होते हैं। ये चीज़ों के हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंज करने की क्षमता रखते हैं। कारण क्या है कि जो तुला है वो एक चर राशि भी है और एक आकाश तत्व की राशि भी है। मैं कई बार बताता हूँ, राशियों के कई विभाजन हैं, कई कैटेगरीज हैं। तो एक होता है जब हम उसकी मूवमेंट पे देखते हैं कि मूवेबल साइन, फिक्स साइन या डुअल साइन, चर, स्थिर या द्विस्वभाव, तो उसमें ये चर राशि में आती है, मूवेबल साइन। और जब हम तत्वों की बात करते हैं तो फायरी, अर्दी, एरी, वाटर, यानी कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाशीय तत्व या जलीय तत्व, तो उसमें ये आकाशीय तत्व में आते हैं। तो इसी कारण से जहाँ पे अब मूवेबल मतलब कि मूवमेंट है इनके पास, कि आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं। और आकाश तत्व यानी कि वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ दिखाता है जो बहुत लाइट है, यानी कि दे आर नॉट फिक्स्ड, जैसे वृषभ वाले होते हैं। अब ये क्या है, ये अर्दी साइन भी है वृषभ, और ये स्थिर साइन भी है। तो इसी कारण ये कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तुला के साथ नहीं देखा जाता, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये ऐसे लोग होते हैं जो समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कि अभी जो चल रहा है अब उसके हिसाब से भी ढल जाएंगे, आज से 5 साल बाद चीज़ें बदलेंगी, उसके हिसाब से भी ढल जाएंगे। और ये ऑब्वियसली आज के टाइम में एक बहुत अच्छा नेचर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो इनको मदद करती है आगे बढ़ने। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बहुत अफेक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल्स होती है इनके अंदर। कारण क्या है, शुक्र, जैसा मैंने कहा, कई बार बता चुका हूं कि खुद उनके अंदर एक आकर्षण होता है, तो वही इनकी वाणी में भी झलकता है। दूसरा, इनके जो वाणी के भाव के स्वामी है वो है मंगल। और मंगल क्या है ना, वो अपने आप में मार्केटिंग के कारक है। आप देखेंगे ना, कोई व्यक्ति जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, वहाँ पे उस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा होगा ही। हर व्यक्ति के बस की नहीं होती मार्केटिंग, और जिसकी बस की होती है वो आपको एक 250 रुपये की चीज़ भी 25,000 में बेचने का मादा रखते हैं। और जिसके पास नहीं होती मार्केटिंग स्किल्स, वो 25,000 की चीज़ भले ही उसकी वर्थ 2.5 लाख हो, वो भी नहीं बेच पाते। तो यहाँ पर वाणी के कारण मंगल, एक तो अपना आकर्षण है शुक्र का, दूसरा भाव, वाणी का भाव मंगल का आता है। और मंगल के वो जो मंगल की ना एक अथॉरिटेटिव वाणी होती है, मंगल की एक अफेक्टिव वाणी होती है। बोल दिया तो लोग मानते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर बात है। तो इसी कारण से जो तुला वाले होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी वाणी का जो आकर्षण होता है ना, जो प्रभाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है दे आर वेरी गुड एट अर्निंग वेल्थ। धन कमाने की क्षमता और कुशलता दोनों ही इनके अंदर बहुत होती है। इसके पीछे मैं ज़्यादा
आपको नहीं पॉइंट आउट करूँगा क्या रीज़न है। सबसे मेन कारण यही है कि लग्न के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र क्या है, मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ, लक्ष्मी है। शुक्र लक्ष्मी ही मानी जाती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जिसका शुक्र अच्छा वो जीवन का भोग लेने आता है। अगर आपकी, अब जैसे तुला की बात करें, अगर शुक्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है, छठे भाव में बैठ गया, अब छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन छठे भाव के शुक्र बहुत आराम से या आनंद से व्यक्ति को धन नहीं देते। अब आपके शुक्र अगर अस्त हैं, शुक्र केतु के साथ हैं, नीच के ग्रह का प्रभाव है, तो ये सारी चीज़ें, अगर शुक्र इवन केतु के बहुत क्लोज डिग्री में है, सूर्य से बहुत क्लोज डिग्री में, कई चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, तो व्यक्ति उतना धन नहीं कमा पाता। लेकिन अधिकतम जो तुला वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड एट अर्निंग वेल्थ, और कहीं ना कहीं अपने धन का यूटिलाइजेशन, उसका भोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको एंजॉय भी करते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। तो ये इनका 14th पॉइंट। चलते हैं 15th पॉइंट की तरफ, आखिरी पॉजिटिव पॉइंट। इनका नेचर बहुत पॉजिटिव, बहुत प्लीजेंट होता है, मतलब प्लेजेंट, मतलब कि लोगों को इनसे बात करने में आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे आप बात करेंगे, आपका माइंड ही एकदम अजीब सा हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि एक अच्छे खासे व्यक्ति को, खुशहाल व्यक्ति से जब वो बात करते हैं तो वो एकदम उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, जिनका अपने अंदर एक इतना आकर्षण होता है, इतनी पॉजिटिवनेस होती है, इतनी प्लेजेंटनेस होती है कि वो एक उदासीन व्यक्ति को भी खुश कर सकते हैं। वैसी क्वालिटी तुला वाला में होती है। एक नेचर, इनका एक बेसिक नेचर वैसा होता है, क्योंकि मैंने कहा तुला यानी कि शुक्र यानी कि शुभता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जिसका शुक्र लग्न में है ना, उसकी कुंडली के लाखों दोष खत्म हो जाते हैं। तो लाखों दोष, अब कुंडली में लाखों दोष होते नहीं हैं, लेकिन एक कहने की बात यह है कि कई दोष कुंडली के खत्म हो जाते हैं। और वो खत्म कौन कर सकता है? वो एक ऐसा ही ग्रह कर सकता है जो अपने आप में शुभता लिए है, और वो शुक्र ही है। इसलिए एक प्लेजेंट नेचर होता है और एक ह्यूमैनिटेरियन व्यक्तित्व भी होता है, क्योंकि चौथा भाव मकर के अंदर आता है, और मकर बड़ी चीज़ है। जो बड़े लेवल पर हम बात करते हैं ना, कि जो लोगों के बारे में सोचता है, जो बड़े लेवल पर लोगों के बारे में सोचता है, वो मकर है। और वो चौथा भाव भी है, क्योंकि चौथा भाव भी कहीं ना कहीं फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड, यानी कि जो लोगों का दर्द समझता है। अब हर व्यक्ति लोगों का दर्द नहीं समझेंगे। अब जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में कोई गिर गया, ऑलमोस्ट लोग देख कर चले जाते हैं। तुला वाला व्यक्ति किसी को देखेगा ना, तो उसको उसका दर्द समझ आएगा और उसकी हेल्प करने भी आगे जाएगा। तो ये इनका एक नेचर होता है जो अवश्य इनको लोगों से अलग बनाता है। तो ये 15 पॉजिटिव बातें हमने कर ली। अब 10 नकारात्मक चीज़ें, अब 10 नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे प्रथम तो है कि दे आर पीपल प्लीजर। इनको लोगों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? एक मूल प्रकृति, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ सिंबल्स की, कुछ साइंस की, कुछ राशियों की अपनी एक मूल प्रकृति होती है। उसमें से तुला वालों की मूल प्रकृति है, एक तो सौम्य राशि है, शुक्र की राशि है, और जैसा मैंने कहा एक प्लीजेंट नेचर होता है, हारमोनियस होते हैं, लोगों को सुनते हैं। तो वैसे ही एक प्रकृति इनकी बन जाती है कि लोगों को खुश करना चाहते हैं। अब वहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर व्यक्ति को आप खुश नहीं कर सकते, और फिर आपको कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये इनका पहला नेगेटिव पॉइंट है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अभी मैंने कहा कि अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस, इनका नेचर ही होता है, बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर होगा। कुछ इनका काम, कुछ इनके दोस्त का काम नहीं बन रहा, अब इनको लगता है कि वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, कर देंगे, भले अपना नुकसान हो जाए। कई चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि इनका एक सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है। और अवश्य अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो पछताएगा। तो जो एक सैक्रिफाइसिंग या बलिदान या त्याग देने वाला जो स्वभाव होता है ना, वो इनकी मूल प्रकृति होती है, और वो इनका नेगेटिव पॉइंट भी बनता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, इनडिसाइसिवनेस। अब इसको आप बोलेंगे कि बहुत, आप तो कहते हैं शुक्र वाले या तुला वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गुड प्लानर्स, ये वो सब है, लेकिन अभी मैंने कहा था वो एरी साइन है। अब अगर आकाश तत्व किसी का हो गया ना, वो बहुत सारा सोचते हैं, लेकिन अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, वहाँ पर वो लोग तंग आ जाते हैं या कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ों पर, कभी कभी छोटी चीज़ों पर, कौन सा जूता पहने, कौन सा कुर्ता पहने, ऑर्डर कौन सा करें, रेस्टोरेंट में गए हैं तो, इन छोटी छोटी चीज़ों पर कभी कभी बहुत कंफ्यूज है। मैंने इनको अधिकतम देखा है कि बड़े जो बहुत डिसीजन होते हैं ना, वो फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा ले लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हो ना, जैसे मैंने कहा कि कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा
खाना खाएं, 2 ऑप्शन दे दो, आप इनको ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये इंडिसाइसिवनेस यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों में कभी कभी एक इंडिसाइसिवनेस इनके अंदर आ जाती है और ऑब्वियसली थोड़ा सा इनको तंग कर सकता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट है जो इनको तंग करता है। इनको ना यूजुअली ना कहना नहीं आता, दे कांट से नो। कोई इनसे कुछ मदद मांगेगा, पहले सोचेंगे कि मना कर दूं, फिर लगेगा कि बुरा ना मान जाए, पीपल प्लीजर मैंने अभी कहा था। अब जिस व्यक्ति को आज के टाइम में ना नहीं कहना आता ना, अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को आप ना कहना शुरू कर दे। कभी कभी कुछ सिचुएशन होती है, आपके किसी बहुत निकटतम व्यक्ति को ज़रूरत है, उसने पैसे मांग लिए, अब आपको पता है कि शायद पैसे ना आए, लेकिन कभी कभी रिश्तेदारी बीच में आ जाती है, कई चीज़ें होती है, लेकिन एक नेचर होता है इनका बेसिक कि दे कांट से नो। और जिस व्यक्ति को ना नहीं कहना आता आज के टाइम में, वो कहीं ना कहीं पछताता है। तो इस पर थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। है 5वें पॉइंट की तरफ, वो है कि ये कन्फ्रंट नहीं करते, ये अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशन, यानी कि कोई टकराव होने से, बहस करने से ये अपने आप को दूर रखते हैं, अवॉइड करते हैं। अब जो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इसका कारण क्या है कि केंद्राधिपति दोष होता है। अगर केंद्रों के स्वामी आपके शुभ ग्रह है तो केंद्राधिपति दोष बनाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा लेड बैक बनाते हैं। अब इनके 10वें और लग्न के स्वामी दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, तो कभी कभी ये बहुत लेड बैक हो जाते हैं कि चलो जितना है उतना काफ़ी है, बल्कि पोटेंशियल बहुत होता है। और दूसरा क्या होता है ना कि इनका नेचर थोड़ा सौम्य होता है, तो उसके कारण भी ना ये बचना चाहते हैं कन्फ्रंटेशन से। अब जैसा मैंने कहा, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर जगह अपनी ऊर्जा को ख़राब करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको, जैसे मैंने कहा, स्टैंड लेना पड़ता है। अब काम इन्होंने सारा किया और क्रेडिट ले गए सारे बॉस, सब कुछ इन्होंने किया, कोई प्रोजेक्ट पकड़ा, प्रेजेंटेशन बनाई, सब कुछ किया, मेहनत करी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, और जब नाम की बात आई तो बॉस ने बोला कि जय सब कुछ मैंने किया था, तो प्रमोशन हो गया बॉस का, ये वहीं पे धरे के धरे रह गए। तो यहाँ पे कहीं ना इनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और इन जगहों पर थोड़ी भले कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन अगर आप बहुत ईजिली इन चीज़ों को जाने देंगे तो आपके आगे बढ़ने की क्षमता कम हो गया, क्षमता नहीं, आगे बढ़ने की प्रबलता कम हो जाएगी। अब छठा नेगेटिव पॉइंट, ये मेरे हिसाब से मैंने ये पाया है तुला वालों में, कि ये इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति पर। अब अगर ये किसी से क्लोज आ जाते हैं ना, तो इनकी खुशियाँ उन पर डिपेंडेंट होंगी, इनका दुख उन पर डिपेंडेंट होगा, इनकी हंसी उन पर डिपेंडेंट होगी। जिसको ये प्यार करते हैं, मैं प्यार की बात कह रहा हूँ तो सब इसमें आते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, ये केयरिंग नेचर होता है इनका। तो अगर कोई दुखी है तो ये दुखी हो जाएंगे उसका दुख लेकर। अब अगर कोई दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो जब आप किसी पर इमोशनली इतने डिपेंडेंट होंगे ना, तो अवश्य आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि फिर अब जरूरी नहीं कि वो भी ऐसा ही इनके बारे में सोचते हो। तो इसलिए इनको थोड़ा सा अपने जीवन में इमोशनल डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, कि हाँ वो व्यक्ति इधर है तो मैं खुश रहूँगा, वरना नहीं रह पाऊँगा। ऐसा अगर आपका व्यक्तित्व हो गया तो मान लीजिए कि आपको जीवन में कष्ट बहुत आएंगे। हैं 7वें नेगेटिव पॉइंट की तरफ, जो कि है इम्पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंस होती है इनमें थोड़ी सी। कारण इसका क्या है, मैंने आकाश तत्व भी बताया था, और ये मूवेबल साइन है, 1, 4, 7, 10 ये सारे मूवेबल साइंस होते हैं। तो कभी कभी ना बहुत जल्दबाजी रहती है इनमें, कि अब इनको किसी ने बोला कि भाई 1 घंटे रुक के आओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। अब इन्होंने देखा 1 घंटा वेट करने को बोला है, आधा घंटा को, फिर सोचा काम हो गया होगा, चलो मैं देख के आ जाता हूँ। अब चले गए वहाँ पे देखने, वो जो व्यक्ति है वो चिढ़ गया कि मैं तुम्हें 1 घंटा बोला था। तो इम्पेशेंस थोड़ी सी होती है इनके अंदर। ऑब्वियसली विद टाइम चीज़ें बदलती हैं, अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हाँ इम्पेशेंस होती है और वो कभी इनको तंग करती है। 8वें पॉइंट की तरफ, ये बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में लाते हैं। इसके कारण कभी कभी, हमेशा नहीं करा, वैसी अनस्टेबिलिटी नहीं आती जितना द्विस्वभाव में आती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इनके जीवन में बहुत बदलाव ये खुद ले आते हैं, नोइंगली, विलिंगली, और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कारण क्या है कि चर राशि है, यानी कि 1, 4, 7, 10 की मूवेबल साइन हो, और आकाश तत्व, तो दोनों में ही स्थिरता की थोड़ी कमी रहती है। चेंजेस इनको बहुत पसंद है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ तुला वाले, कमरा भले ही बहुत बड़ा नहीं है, घर बहुत बड़ा नहीं, तो बेड बदलते रहते हैं कि अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बेड का कोना बदल लेते हैं, अलमारी इधर से उधर कर लेते हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में आप उनके घर में जाएंगे, उनकी सेटिंग चेंज होगी। सोफ़ा भी इधर था तो सोफ़ा इधर रख दिया, अभी कभी एंट्रेंस इधर से है तो कभी दूसरा कोई दरवाज़ा खोल दिया, थोड़े से कलर्स चेंज कर दिए। तो वो एक जो चेंज है ना, वो इनको पसंद भी होता है।
लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी वो इनको एक अस्थिरता भी दे जाता है। मैंने कई ऐसे तुला लग्न को जातकों को देखा हूँ कि कुंडली आई थी मेरे पास, बहुत अच्छा पैकेज, लेकिन ना मन नहीं कर रहा, मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। वो तो मैंने उनको बोला कि अभी आप ब्रेक लेंगे ना तो आपको दोबारा जॉब नहीं प्राप्त होगी या उस लेवल पे नहीं होगी। तो उन्होंने मेरा कहना मान लिया और कुछ टाइम बाद अपना फिर बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने खुद बोला कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये अपने आप में ना बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स जीवन में फेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देना है कि ज़्यादा फोर्स चेंजेस अपने आप ना लाएं जीवन में। अब चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। वो है कि ये बहुत थोड़े से क्रिटिक होते हैं, इनको ना आलोचना करना पसंद आती है लोगों की। पसंद तो नहीं, लेकिन कहूँगा कि नेचर होता है इनका। पसंद शायद ये गलत लिखा है मेरी टीम ने, मैंने सिर्फ क्रिटिक लिखा था। तो थोड़ा सा नेचर होता है इनका, पसंद नापसंद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों का बेसिक नेचर हो जाता है कि वो कमियां निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं गए किसी के घर या किसी दोस्त के घर, खाना खाया, बोलेंगे खाना तो भाई बहुत अच्छा बना है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर गार्निशिंग अच्छी हो जाती ना तो बहुत अच्छा। अब आपने तारीफ भी कर दी लेकिन एक आलोचना भी कर दी, तो वो एक नेचर थोड़ा सा इनका होता है, ये थोड़े से आलोचनात्मक हो जाते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है ना, वैसे ही हर लगने के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, वो इनका एक नेचर है। हाँ, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे अवश्य, क्योंकि आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो एक नेगेटिव एनर्जी है, और जब हम कहते हैं ऊर्जा के बारे में तो घूम के वापस आती ही है। अब आपने किसी की आलोचना करी तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आपकी भी आलोचना होगी, तो वो एक ऊर्जा है, 360 डिग्री में घूमती है, आपके पास भी वापस आएगी। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, लोगों की आलोचना कम करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका एक अच्छा इफेक्ट आपके जीवन पे होगा। चलते हैं 10वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब ये यूजुअली अच्छा व्यक्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने इनको रात को 3 बजे कॉल किया कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, आ जा, अभी चले जाएंगे। अब हो सकता है अगली बार फिर से उस व्यक्ति को घर में कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने खुद फिर से इसको कॉल किया या इनको कॉल किया। अब उस टाइम पे ड्यूटी पे थे या कुछ और कार्य कर रहे थे, कहीं और गए हुए थे, तो बुरा मान जाते हैं कि भाई तुम तो हमारी मदद करने ही है। यानी कि लोग इनके अच्छे नेचर का बहुत लाभ उठाते हैं, दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। और ये मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, इनके अपने घर वाले भी, इनके अपने बच्चे इनको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, इनके अपने पति पत्नी इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसके कारण फिर ये जीवन में ना आगे जाके थोड़ा सा पछताते भी हैं। इनको कई बार तुला वालों को एट लेटर स्टेज ये समझ आता है कि हमने तो इनके लिए इतना कुछ कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, और वहाँ से सामने से कुछ नहीं आता। तो ये भी नेचर इनको अपना बदलना चाहिए, क्योंकि ये इनको अवश्य जीवन में दुख देकर जाता ही है। आपके बच्चे हों, कोई भी हो, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते ना तो यकीन मानिए कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान इनको देना चाहिए। अब 3 उपाय की बात करता हूँ जो आपको सदैव करने चाहिए। सबसे प्रथम आपको दुर्गा जी की उपासना रेगुलरली करनी चाहिए, उनकी पूजा कीजिए, चालीसा पढ़िए, आरती करिए, कोई स्तोत्र आता है तो रेगुलर इसको कीजिए। दूसरा एक मंत्र है, उसका आपको सदैव जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम शुभ गुणाय नमः। ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया कीजिए। कम कर सकते हैं तो 21 बार कर सकते हैं, 27 बार कर सकते हैं। अगर 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। और तीसरा है कि आपको नियमित तौर पर गौशाला में दान करना चाहिए। ये 3 उपाय करेंगे, अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। जो औचित्य था इसको बनाने का वो भरपूर और सफल रहेगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओम नमः।